नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर से तुष्टीकरण का गेम खेलने की कोशिश की है। हालांकि अब हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर दी है और वो ये कह रहे हैं चुनावी घोषणा पत्र में कि हम पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाएंगे अगर हमारी सरकार आएगी। सवाल यह है कि पीएफआई जो कि एक आतंकवादी संगठन है, जो सिमी से निकला हुआ है, जिस पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है, जिसके कई ठिकानों से करोड़ों रुपए विदेशी मुद्रा और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, उसकी तुलना कांग्रेस बजरंग दल से कैसे कर सकती है? क्या बजरंग दल आज तक किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी में एक भी कोई कार्यकर्ता पकड़ा गया है? क्या बजरंग दल के किसी भी कार्यालय से विदेशी मुद्रा का भंडार मिला है? क्या बजरंग दल के किसी भी कार्यालय से हथियारों का जखीरा मिला है? उत्तर है नहीं। लेकिन पीएफआई के दफ्तरों पर जब एनआईए ने रेड की है, अलग अलग राज्यों में देश विरोधी एक्टिविटी का साहित्य, विदेशी मुद्रा यानी विदेशी धन लाने के सबूत मिले हैं और दंगे कराने के कई बार कोर्ट ने यह आरोप सिद्ध किए हैं। यह कोई मोदी सरकार के आने के बाद नहीं है, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण फिर से इस देश की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहती है। आपको याद होगा कि पीएफआई जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में कर्नाटक में पनपी और इसी कांग्रेस ने लगभग 1600 आतंकवादियों से केस वापस ले लिए थे। यह देश में पहली बार हुआ कि एनआईए की रेड हुई, एनआईए ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, आतंकवादी गतिविधि में वो जेल के अंदर डाले गए और कई दंगों में वे हथियारों के साथ पकड़े गए लोगों को कर्नाटक में तुष्टीकरण के कारण इस कांग्रेस ने, आपको बता दूं, पीएफआई के 1600 और केडीएफ के भी कई आतंकवादी अधिनियम में बंद 175 जिनके ऊपर एफआईआर थी, उन सबको वापस ले लिया गया एफआईआर को, और यह कह दिया गया सरकार के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा कर्नाटक के, जो कि कांग्रेस के थे, कि साहब इनका नाम गलती से आ गया, ये तो भीड़ का हिस्सा थे। यह कह करके 1600 लोगों को छोड़ा गया था। सोचिए कि उन्होंने जब वो बाहर आए होंगे तो क्या किया होगा। किया, आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है। ये पहली बार नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। ये जो है पीएफआई वो संगठन है जिसके बारे में अभी एनआईए ने कुछ दिनों पहले खुलासा किया कि ये एक प्लानिंग पर काम कर रहे थे पूरे देश में, जिन्होंने कई संगठन बना रखे हैं। एसडीपीआई नाम से एक राजनीतिक संगठन बना रखा है, छात्र संगठन बना रखा है, लड़कियों को भी जोड़ रखा है, लड़कों को भी जोड़ रखा है, और उसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो बिहार में भी कुछ लोग पकड़े गए थे। एनआईए ने खुलासा किया था कि इनका एक एजेंडे पर काम चल रहा है कि 2047 तक कैसे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। कितना खतरनाक अभियान है पीएफआई का। और आपको बता दूं कि देश के अंदर कई दंगों में पीएफआई के द्वारा फंडिंग, हथियार मुहैया कराना और उनकी इन्वॉल्वमेंट ये पाई गई है। एनआईए देश के अनेक राज्यों में छापेमारी करी है, जहां सिमी बैन होने के बावजूद भी उन्होंने नाम बदल दिया तो पीएफआई नाम रख लिया, वो लोग पकड़े गए हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पीएफआई के साथ बजरंग दल पे भी बैन लगाएंगे। इसके पीछे की कहानी यह है कि बजरंग दल ने असल में कर्नाटक में ये घोषणा की है कि यदि किसी के भी खिलाफ कोई पीएफआई का व्यक्ति या कोई भी कट्टरपंथी किसी लड़की को परेशान करता है, कोई लव जिहाद करने की कोशिश करता है, तो आप बजरंग दल का एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि उस नंबर पर आप मैसेज करिए, उस नंबर पर कॉल करिए, हम आपकी मदद करेंगे। और इसके बाद आपको बता दूं कि जब भाजपा की सरकार वहां बनी, उसके बाद से इस मामले में बड़ी तेजी आई, पुलिस को एक्टिव किया गया, क्योंकि बजरंग दल के उस फोन नंबर पर लोगों से लड़कियों ने संपर्क किया है, व्यक्तियों ने संपर्क किया है, क्योंकि पीएफआई थी, जिसके कारण से आपको बता दूं कि कर्नाटक में एक समझौता हुआ कांग्रेस के साथ, गुप्त समझौता भी हुआ। वहां चुनाव होते हैं और 2018 में एक डील हुई कि वहां जो है
एसडीपीआई के जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस जहां मजबूत है उस जगह अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेंगे। अब उनको लगता है कि अब मौका है। यह आपको बता दूं, कर्नाटक में मई 2013 से मई 2018 के बीच सिद्धरमैया सीएम रहे हैं कांग्रेस के। उसके बाद अगले 1 साल तक जेडीएस के समझौते से वहां वो एचडी कुमारस्वामी वो गठबंधन में रहे हैं। 6 साल में पीएफआई ने अपनी वहां इतनी जड़ें जमा ली कि हर फील्ड में वहां उन्होंने जड़ें जमाते हुए और अपना पैठ बनाने के बाद ये काम कर लिया कि उसको पकड़ना भी मुश्किल हो गया। मोदी सरकार केंद्र में आई तो उसके बाद चीज़ों की जांच हुई तो पता लगता है कि मैसूर के दंगों में, बेंगलुरु में गोलीबारी में ये लोग शामिल थे। और जब उसकी जांच आगे बढ़ी तो एनआईए को जांच दी गई तो ये सब चीज़ें खुल करके सामने आई और उसके बाद ये तय किया गया कि पीएफआई को इस देश में बैन किया जाए। हालांकि अभी कार्रवाई जारी है। आपने देखा कि बिहार, केरल, अन्य कई राज्यों में रेड हुई है और उनके लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन आप एक देशभक्त या एक धार्मिक संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी तुलना करेंगे। ये केवल इसलिए है कि वो एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि भाई पीएफआई बैन हुआ है, कोई बात नहीं, हम बजरंग दल को भी बैन कर देंगे। बजरंग दल को कर्नाटक में कांग्रेस क्यों बैन करना चाहती है? क्योंकि बजरंग दल वो संगठन है जो वहां हिंदुओं की रक्षा का काम कर रहा है। शायद कांग्रेस नहीं चाहती कि पीएफआई की एक्टिविटी पर ध्यान रखा जाए। जो लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से केरल स्टोरी एक मूवी आई है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से केरल में और ये देश के हर भाग में चल रहा है कि एक साजिश के तहत लड़कियों को फंसाया जाता है, फिर उनको जो है विदेशों में भेजा जाता है, फिर वहां आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया जाता है। ये चीजें वहां की सरकार कह रही है। और अगर कोई इसको बचाने के लिए आगे आ रहा है कि भाई अगर कहीं कोई इस तरह की दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें, यदि किसी लड़की को कोई अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है, बदमाशी दिखाता है, छेड़छाड़ करता है, ये तो देशभक्ति का काम है, बल्कि ये तो पुलिस का काम है। ये पुलिस की सहायता में बजरंग दल वाले लोग हैं। लेकिन ये कांग्रेस क्यों घोषणा पत्र में नाम लिख रही है? क्योंकि उसको केवल सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए वो कुछ भी करेंगे। और आप याद करिए 2008 का वो वाकया जब मुंबई अटैक हुआ था 26/11, इसी कांग्रेस ने आरएसएस का आतंकवादी बताने की कोशिश की थी। अजमल कसाब को बिना जांच करे पहले ही कह दिया था दिग्विजय सिंह ने, ये तो हमला आरएसएस वालों ने कराया है। अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो आज देश की आरएसएस बैन कर दी जाती और आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारियों को उठाकर कांग्रेस जेल में डाल देती और अपनी प्लानिंग पे काम करने के लिए पीएफआई को खुली छुट्टी दी जाती। ये तो भला हो मुंबई पुलिस के उस जाबाज सिपाही का जिसने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस का इतिहास तो आपको याद ही है कि साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित, ये कौन भूल गया है? सब याद है, याद रखना भी चाहिए। कम्युनिस्ट लोग एक हमने देखा है जेएनयू प्रांगण में कई बार वो डफली गैंग एक गाना गाते हैं, सब याद रखा जाएगा, सब याद रख, पूरी लाइनें मुझे याद नहीं है। कम्युनिस्टों को याद है कि उनके संगठन को कब बैन हुआ, कब एनआईए ने रेड की, कब किसके खिलाफ एफआईआर की, वो जगाते रहते हैं सब हिसाब लिया जाएगा, सब याद रखा जाएगा और वो नारे लगवाते हैं। दुर्भाग्य से इस देश के सनातनी और इस देश के राष्ट्रभक्त लोग वो इस देश के खिलाफ साजिश करने वालों को भूल जाते हैं। इस देश में जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए सनातनियों के विरुद्ध, इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र करते आए हैं या षड्यंत्रकारियों से मिलते आए हैं, उनको भूल जाते हैं। थोड़े दिन याद रखते हैं, जब चुनाव का मौका आता है तो कहीं जाति में बढ़ते हैं, कहीं पंथ में बढ़ते हैं, कहीं ऊंचा और नीचा और कहीं पार्टियों में बढ़ जाते हैं। जरूरत है जब सरकार चुनने का समय आए तो निर्णय करने के लिए दो ही बात होनी चाहिए, देश का विकास कौन कर सकता है, देश को सुरक्षित कौन रख सकता है।
इस तरह के प्रत्याशी देखेंगे तो आप पाएंगे कांग्रेस का इतिहास यदि आप खंगालेंगे, वामपंथियों का इतिहास यदि खंगालेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि इन्होंने केवल बांट कर अंग्रेजों की नीति से चलकर सत्ता प्राप्त करने का ही फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है। कर्नाटक के अंदर लिंगायत जो समुदाय है उसको अलग से समुदाय की मान्यता देने चली थी कांग्रेस कि इनको अलग से बना देते हैं, ये हिंदू नहीं है। समझिए, जिस तरह से इस देश के बौद्ध को हिंदू से अलग कर दिया गया, जिस तरह से सिखों को अलग कर दिया गया, प्लानिंग के साथ जैन को अलग कर दिया गया। क्या कहा? ये अल्पसंख्यक हैं, लेकिन नारे लगाए गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मेरे भाई का नाम गगन है, यदि कोई ये कहे पवन गगन भाई भाई, ये कौन सी बात है भाई? हम तो है ही भाई। आपके नारा लगाने से मैं भाई होऊंगा गगन का? ऑलरेडी भाई हूं। तो फिर अगर मेरे पड़ोस में राकेश जी रहते हैं और कोई ये नारा लगाए पवन राकेश जी भाई भाई, तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो मेरे मां से पैदा भाई नहीं है, वो मेरे पड़ोसी हैं, भाई तुल्य है। तो कोई अगर ये कहे आकर कि राकेश पवन भाई भाई, राकेश पवन भाई भाई, तो समझ में आता है। कांग्रेस ने हिंदुओं को ही आपस में बांटने के लिए नारा दे दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। समझिए, मुस्लिम अलग है, पंथ अलग है, तो भाई ईसाई पंथ अलग है, लेकिन सिख जो हिंदू की ही एक पार्ट था उसको आप कैसे ऐसा बांट सकते हैं? कुल मिलाकर के एक राजनीति की गई, और जिस तरह से जातिगत राजनीति इस देश में कांग्रेस ने फैलाई, उसका आज नतीजा है कि यह देश कमजोर होता जा रहा है। इसको एकजुट करने की आवश्यकता है, और एकजुट करने के लिए जाति भूलकर, पंथ भी भूलकर, यहां मैं कह रहा हूं कि समुदाय भी भूलकर, ना कोई इस देश में हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, केवल एक बात याद रखें, भारतीय। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय है, तो जब वो ये कहते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई उस तरह की बात नहीं करते। हम सब एक हैं, एक ही मातृभूमि के संतान हैं। जो भी इस देश में रहते हैं वो आपस में भाई भाई है ही है, क्योंकि हमारी एक ही मां है। और कांग्रेस इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। वो धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर लड़ा कर केवल सत्ता प्राप्ति के मोह में ये सब कर रही है, और इसलिए इसका विरोध हो रहा है। हालांकि मैं ये कहता हूं कि ये अच्छा ही है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इस तरह का मुद्दा उठा दिया। अब निश्चित जान लीजिए कि जो 110 के करीब बीजेपी की सीटें आ रही थी वो हिंदू इससे एकजुट होंगे, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का वहां सफाया होना तय। ये मान लीजिए कि ये संख्या कम से कम अब 125 के करीब सीट पहुंच जानी चाहिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब तय हो गया कि कांग्रेस को तो केवल पीएफआई वालों की वोट चाहिए, एसडीपीआई वालों की वोट चाहिए, उसको हिंदुओं की कोई परवाह नहीं है। कर्नाटक के लोग इस बात को देख रहे हैं, लिंगायत समुदाय अच्छे से समझ रहा है, और इसलिए कांग्रेस वहां सरकार नहीं बना रही है। ये जब कांग्रेस को पता लगा तो उन्होंने आखिरी दाव चला है। यह दाव कितना असर करेगा ये तो वोट की गिनती के बाद पता लगेगा, लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आज आपको घोषणा कर रहा हूं कि कांग्रेस को यह दाव उल्टा पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें आज नोट कर लीजिए, 110 से 120 के बीच आएगी, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।